अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं जो है अपना पाकिस्तान अफेयर से पहला जो वीडियो है वो अपलोड करने वाला हूं, तो उसके हवाले से चलिए बात कर लेते हैं। मेरा नाम है शफ़क़त जोखी। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। CSS, PMS, SOAP, FPSC एंड अदर एग्जामिनेशंस, ऑल CCs, हर जगह पे आपको इंशाल्लाह बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल लगेगा, बहुत काम आएगा। तो मुझे सुनते जाएं और जो भी ये है ये नोट करें। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये एक इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, अगर पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री जो थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट भी था, डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव भी था। अब सवाल ये होता है कि इसका पर्पस क्या था, मकसद क्या था। बड़ा ही सिंपल है, टू फिल नेशनल डिमांड ऑफ इंडियंस, अमेंडमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब ये जो है इंडियंस के राइट्स वगैरह को जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए, ये फर्स्ट टाइम था कि किसी इंडियन को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी कि वो जो है काउंसिल का एक मेंबर बने और वहाँ पे पार्टिसिपेट करे। अकॉर्डिंग टू 1892 एक्ट, गवर्नर जनरल और वाइस रॉय वाज द हेड। अब किस चीज़ का हेड था? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंडिया। रिमेंबर वन थिंग कि जो गवर्नर जनरल थे सेंट्रल वहाँ पे रखे हुए बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, they had no powers to make decisions or to approve any bill। अब गवर्नर जनरल का जो है ये इस तरह से, नीचे से मैंने एक जो है स्ट्रक्चर बनाया, कुछ लाइंस बनाई, आप इन्हें देख लें। एक तरफ से है एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, वो चलाते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जहाँ पे 5 मेंबर्स का होना लाजमी था। 5 में से जो है एक कौन सा आया? अब ये इंडियन आ गया। याद रखें कि ये जो 5 मेंबर्स हुआ करते थे, इनमें से जो एक मेंबर था वो कंपल्सरीली जो है ना आर्मी कमांडर चीफ ही हुआ करता था। इसीलिए मैंने लिखा है 5 के नीचे इंडियन आर्मी कमांडर चीफ, रेस्ट रिलेटेड टू अदर इंडियन इंस्टीट्यूशंस। अब दूसरे किसी भी इदारे से होंगे, लेकिन इंडियन आर्मी चीफ जो है वो हुआ करते थे ज़रूरी। अब है दूसरी साइड पे, साइड इंक्रीज किस तरह से? इलेक्टेड इंडियंस नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश। अब कोई ज़्यादा तो इलेक्ट इन्होंने किए नहीं थे। बाकी के जो 2 काउंसिल थे, इंपीरियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, 40% इंडियंस थे और 60% ब्रिटिश थे। यानी कि कंट्रोल जो है किसके हाथ में था? वो ब्रिटिश के हाथ में था। ये आपने याद रखना है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, काउंसिल पावर्स। काउंसिल का पावर क्या था, क्या ताकत थी भाई इसके पास? तो आई बिलीव इसके पास कोई ख़ास ताकत थी नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की ताकत थी और कुछ भी नहीं था। जैसे लिमिटेड पावर वाज गिवन टू लेजिस्लेटिव्स इन रिस्पेक्ट टू आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कसिंग बजट। अब उनके पास लिमिटेड पावर था, ये उनके पास राइट नहीं था, ये उनके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो खुल के सवालात करते या फिर बजट डिस्कस करते। ये किन की मैं बात कर रहा हूँ? काउंसिल पावर्स। काउंसिल में जो इंडियंस बैठे होते हैं स्पेशली उनकी पावर से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये है लेक्चर का नेक्स्ट पेज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंसिल क्या है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि काउंसिल मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड डिसीजंस। भाई काउंसिल लोगों के ऐसे जत्थे को कहते हैं, ऐसी जमायत को कहते हैं जो फैसले भी ले और कायदे कवानीन भी बना सके, उसके पास अख्तियारात हों। दूसरे नंबर पे आते हैं प्रोविंसेस, लिमिटेड डिस्कशन ऑन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। भाई सूबे के हवाले से जो इंडियन वहाँ बैठना था उसके पास एक हद तक वो डिस्कस कर सकता था रेवेन्यू या फिर सूबे की बजट को या फिर एक्सपेंडिचर को। अब आते हैं यहाँ पे इंडियंस, ये आप देख सकते हैं, were allowed to participate in council to understand system and rules। भाई इंडियंस को जो है अलाउ किया गया था कि वो काउंसिल में, जमायत में बैठ सकते हैं ताकि निज़ाम और कायदे कवानीन को वो समझें। उसके अलावा कुछ ख़ास नहीं था, वो ऑब्ज़र्वर के तौर पे बैठे हुए थे, जिस तरह से आजकल UN में या कहीं भी ऑब्ज़र्वर स्टेट्स रखी जाती हैं, इस तरह से। अब वाइस रॉय क्या था? ये था अलाउड टू इनवाइट बॉडीज़ इन इंडिया। अब ये इंडिया में जो है लोगों को दावत देता था, मंगवाता था, एंड सेलेक्ट एंड डेलीगेट एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अपनी पावर डेलीगेट भी करता था, चुनता भी था, और एज एन नॉन ऑफिशियल, भाई जो
बाहर से कोई बंदा हो बिल्कुल जो ऑफिशियल ना हो उसे भी मंगवा लेता था इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मरकज़ी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन याद रखें कि वाइसरॉय या गवर्नर जनरल इनके पास भी पावर जो थी वो डिसीजन मेकिंग की या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी अप्रूवल की वो उनके पास नहीं थी, वो ब्रिटिश से ही पास होता था पार्लियामेंट। अब यहाँ पे आ जाते हैं यूनिवर्सिटी बोर्ड्स वगैरह। अब दे कुड नॉट कंडक्टेड द इलेक्शन अक्रॉस द इंडिया या फिर सब कॉन्टिनेंट, तो उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ें जो है वो उन्होंने चुन ली कि हमने कहाँ कहाँ से इलेक्शंस करवाने हैं। अब यूनिवर्सिटी बोर्ड, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस थी या फिर लैंडलॉर्ड एसोसिएशंस थी, वहाँ से जो है इलेक्शंस करवाना थोड़ा इजी लग रहे थे उनको, तो इसलिए उन्होंने उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया और वहाँ से इलेक्शंस करवाने का सोचा। आगे चलते हैं कि भाई इट पुट फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। बिल्कुल इसी ने जो है फाउंडेशंस, जो बुनियाद थी वो रखी थी। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया का जो आज हमारा है वो भी इसी से आया था। अब गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ी तारीफ़ लिखी है, अब मैं चाहूँगा कि वो आप उसको थोड़ा सा थॉरली समझ लें कि he had no powers to make decisions. If Governor General wants any decision to be made, he made recommendations to the British Parliament through Secretary of State for Indian Affairs. अब ये कुछ कर नहीं सकते थे, ये कोई फ़ैसला ले नहीं सकते थे, ये अप्रूवल या डिसअप्रूवल नहीं कर सकते थे। इसलिए जब भी इन्होंने कुछ ऐसा करना होता था तो ये रिकमेंडेशन भेजते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स वो फॉरवर्ड करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट तक, फिर उसका अप्रूवल या डिसअप्रूवल डिसाइड होता था और वापस इन्हें जवाब मिलता था। अब ये एक मैंने चीज़ बनाई है कि ऊपर से देखें गवर्नर जनरल है, ये रहा गवर्नर जनरल। अब नीचे अगर कोई भी चीज़ है वो आ रही है इसकी तरफ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करती थी एक, जिसमें कम से कम भी 15 मेंबर्स ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। 15 से ज़्यादा भी होते थे लेकिन 15 से कम नहीं चलते थे। दूसरा है ब्रिटिश काउंसिल फॉर अप्रूवल। देखिए ब्रिटिश काउंसिल या फिर पार्लियामेंट में जब वो चीज़ पहुंचती थी तो उसको अप्रूव करना है या नहीं, ये उनका फैसला होता था, ना कि गवर्नर जनरल का। जैसा कि हम लोग अब टॉपिक के 3rd पेज पे आ चुके हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट पॉइंट ये है कि जो इलेक्टोरल्स थे जिनमें इंडियंस को पार्टिसिपेट करना था, एक बढ़ा दिया गया। तो नॉमिनेटेड इलेक्शन फॉर 6 सीट्स, 6 सीट्स के लिए जो है नॉमिनेशंस होने थे। इलेक्शंस अमंग डिफरेंट ट्रेड यूनियंस, लैंडलॉर्ड एसोसिएशंस एंड यूनिवर्सिटी बोर्ड्स सिंडिकेटेड, भाई वो भी हो गए। पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का इंडियंस जो है हिस्सा बन गए, लेकिन यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी हुई इंडियन मुस्लिम्स के साथ जो आपने समझनी है कि वो किस तरह से हुई। 1892 में ही ये एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। 1892 में ही इलेक्शंस कंडक्ट हुए। उसी साल आप ऊपर देखेंगे ये लिखा हुआ, नो एनी सिंगल इंडियन मुस्लिम इलेक्टेड इन 1892 इलेक्शंस विच वाज आई थिंक इनजस्टिस डन टू इंडियन मुस्लिम्स। इस तरह की इनजस्टिस होने के बाद सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट जो है, दे ऑब्जर्व एवरीथिंग एंड दे प्रोटेस्टेड कि ये क्या हो रहा है, कि जो भी रिप्रेजेंटेशन आ रही है इंडिया से उसमें मुस्लिम क्यों नहीं है। इसका प्रेशर तो अपनी जगह पे बन चुका था। अब नीचे आएंगे तो एक और जो है मैंने छोटा सा फिगर बनाया कि फ्रीडम मूवमेंट जो थी 1857 से लेके 1947 पॉलिटिकल मूवमेंट थी। अब मोस्टली लोग कहते हैं कि पाकिस्तान मूवमेंट वाज रिलीजियस मूवमेंट। इफ़ इट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट देन हाउ अबाउट दिस पॉइंट। आप देखें, नो एनी सिंगल इंडियन मुस्लिम इलेक्टेड इन 1892 इलेक्शंस। उनके इंटेंशंस यहाँ से ही दिख गए और स्टार्ट उन्होंने किया था। उसके बाद जो फ्रीडम मूवमेंट्स स्टार्ट हुई वो मेरे ख़्याल से रिलीजियस नहीं थी। उसके बाद भी इलेक्शंस हुए। अगर मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्रीडम मूवमेंट किस तरह से हुई और आपको क्या क्या चाहिए होता है। फ्रीडम मूवमेंट जब भी स्टार्ट होता है, पहले आपके जो है ना पॉलिटिकल राइट्स जो है ना, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाता है, सेफगार्ड किया जाता है। तो ये रहे पॉलिटिकल मूवमेंट।
रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स वो तो बात का मसला होता है ना। इस टाइम इनके पास जो है, मुस्लिम लीडरशिप के पास कोई पॉलिटिकल पार्टी या मैकेनिज़्म नहीं था, पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं था। तो उन्होंने इन चीज़ों को यूनिफॉर्म करने के लिए इन मामलात के बाद इन्हें समझ आया कि कितनी इम्पॉर्टेंट है एक पॉलिटिकल मैकेनिज़्म। एक तो नीड ऑफ अ पॉलिटिकल मैकेनिज़्म जाग गया। आपने इस चीज़ को पूरी तरह से याद रखना है क्या हुआ था और किस वजह से जो है ना, किन ग्राउंड्स पे जो है ना पॉलिटिकल मैकेनिज़्म की जो है उनको ज़रूरत पड़ी। अब हम लोग जो है आगे के इलेक्शंस में आएंगे, क्योंकि 1892 में भाई कोई भी मुस्लिम इलेक्ट नहीं हुआ, नो मुस्लिम इलेक्टेड इन 1892 इलेक्शंस। उसके बाद आए सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट भी लिखा हुआ है, स्टार्टेड डेलिब्रेशन एंड महमूदुल हसन रोट लेटर्स। भाई महमूदुल हसन ने तो ख़त भी लिख दिए। अ वेल कनेक्टेड लीडर, उस दौर के जो ये लीडर्स थे, सर सैयद अहमद ख़ान, महमूदुल हसन साहब, ये बड़े वेल कनेक्टेड एंड रिलेवेंट बंदे थे। ये इनको बड़ी नॉलेज थी, बहुत नो हाउ रखते थे और इनकी जो पीआर भी होती थी अच्छी होती थी, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क था इनका, अप टू डेट रहा करते थे बिल्कुल। उसके बाद आएंगे 1895 में सेकंड इलेक्शंस हुए। दिस टाइम नवाब सलीमुल्लाह वाज द फर्स्ट मुस्लिम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बांग्लादेश, और सॉरी बंगाल। उस टाइम ये आपने याद रखना है, बांग्लादेश था नहीं। तो बंगाल से ये जब इलेक्ट हुए तो आपने याद रखना है कि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था मुस्लिम लीग से या फिर कांग्रेस से, कोई भी ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन ये इलेक्ट हो गए। नीचे आते हैं, उसके बाद एक और इलेक्शन हुआ 1898 में, थर्ड इलेक्शंस हुए। अगेन नो एनी सिंगल मुस्लिम वाज इलेक्टेड। भाई ये चीज़ तो फिर से हो गई कि किसी मुस्लिम को जो है इलेक्ट किया ही नहीं गया। अब पहले में भी नहीं गया 1892 में, 1892 में, फिर 1895 में कर दिया एक मुस्लिम को, फिर 1898 में अगेन नो मुस्लिम वाज इलेक्टेड। अनदर टर्निंग पॉइंट यही था कि मुस्लिम्स नीडेड पॉलिटिकल मैकेनिज़्म, लेकिन क्या था कि दे वर नॉट क्लियर, no clarity was there, confused for political mechanism, how to it can be acquired। ये बड़ा सवाल था उनके जहन में। उसके नीचे अब आएंगे तो 1898 में सर सैयद अहमद ख़ान डाइड। अब मेरे ख़्याल से 1898 में थर्ड टाइम इलेक्शन हुआ और सर सैयद अहमद जैसी शख्सियत का जो है डिमाइस कर जाना, वफ़ात कर जाना, उनके लिए एक और लीडरशिप क्राइसिस स्टार्ट कर चुका था। लास्ट पॉइंट आता है मुस्लिम लीडर्स कंसेंसस। मुस्लिम लीडर्स जो है उनका जो है एक कंसेंसस हुआ, राय मशवरे वगैरह स्टार्ट हो गए। और ये वो इवेंट्स थे, आपने याद रखना है कि यहाँ पे किस तरह से जो है ये 1892, फिर 1895, उसके बाद आता है 1898। आपको इन चीज़ों से एमसीक्यू देखिए, मेरे हर लेक्चर की एंड आपने जो है ना वो क्लोजली सुननी है, क्योंकि हर लेक्चर के एंड में मैं मोस्टली जो है कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की डेटा भी शेयर करता हूँ और एंड में अपना एनालिसिस भी जो है बताता हूँ। बाकी आप अपना एनालिसिस खुद बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप उस पर जो है कमेंट भी कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं उन्हें पढ़ लूँगा। अब लास्ट फाइंडिंग फॉर एमसीक्यूज, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये फर्स्ट टाइम इंडियंस वर ग्रांटेड काउंसिल पार्टिसिपेशन। सबसे पहला डेटा तो हमने ये ले लिया एमसीक्यूज के लिए। दूसरा, सर सैयद अहमद ख़ान डाइड इन 1898, 1898 में इनके जो है वफ़ात हो गई, लेकिन ही वॉज बॉर्न इन 1817 एट दिल्ली। ये आपने याद रखना है। तो हमारा जो है दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ फर्स्ट एवर मुस्लिम इलेक्टेड इन काउंसिल। ये कौन थे? जो पहले काउंसिल में मुसलमान जो इलेक्ट हुए वो थे नवाब सलीमुल्लाह इन 1895 फ्रॉम बंगाल। ठीक, अब हम लोग चलते हैं मेरी एनालिसिस की तरफ। इस टॉपिक के हवाले से मेरी जो एनालिसिस है वो बड़ी ही क्लियर है मेरे मुताबिक। आपको कैसी लगी
कि आप कैसे बनाते हैं वो एक अलग बात है। अब ये एनालिसिस है कि एज फार एज माई एनालिसिस इज कंसर्न्ड, Indian Council Act 1892 was a good start in form of in terms of democracy and sharing power, but it had certain inappropriate things. मेरे मुताबिक जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो है ठीक ठाक था जमहूरियत के हवाले से, जमहूरियत के अगर पर्सपेक्टिव में उसको देखें तो, लेकिन उसमें भी कुछ यकीनी चीज़ें थी जो काबिल एतराज़ थी। हाउएवर इन 1892 इलेक्शंस द इंडियन मुस्लिम्स वर इग्नोर्ड। अब 1892 1892 के इलेक्शंस में जो है ना मुस्लिम्स को इग्नोर किया गया, विच कॉस्ट देयर ग्रीवेंसेस। अब उनको जो है ग्रीवेंसेस हुए, दुख पहुंचा उनको, एंड इंक्रीज देयर, क्या उन्होंने इंक्रीज किया, इंक्रीज देयर कंसर्न्स। ठीक है, अब इन चीज़ों में जब इलेक्शंस में उनको इलेक्ट नहीं किया गया तो उनकी परेशानियों में इजाफा हो गया। इन 1895 के इलेक्शंस में नवाब समीउल्लाह वाज द फर्स्ट इलेक्टेड मुस्लिम, बट अनफॉर्चुनेटली इन 1898 इलेक्शंस अगेन नो एनी इंडियन मुस्लिम वाज इलेक्टेड। अब आपने देखना है कि 1895 1895 में तो एक नवाब सलीमुल्लाह साहब हो गए, बंगाल से इलेक्ट हो गए, लेकिन ये चीज़ फिर से दोहराई गई और 1898 1898 में फिर से इलेक्शंस हुई जिसमें कोई भी मुस्लिम जो है वो इलेक्ट नहीं हुआ। Such above mentioned grounds realized Muslims or Muslim leadership of their rights snatching, and the situation created the need of a political mechanism to protect their किसकी बात कर रहा हूँ, मुस्लिम्स की, मुस्लिम political rights। ऐसे हालात खड़े हो गए कि मुसलमानों को रियलाइज़ हुआ या मुस्लिम लीडरशिप को रियलाइज़ हुआ कि हमें पॉलिटिकल मैकेनिज़्म क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने जो है सियासी हकूक़ जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। इट शुड बी नोटेड, अब इस चीज़ को नोट करना चाहिए कि दैट द अबव ग्राउंड्स मुस्लिम्स रियलाइज्ड दैट दे वर नॉट ग्रांटेड देयर पॉलिटिकल शेयर। ये चीज़ को याद रखना चाहिए कि मुसलमानों को पता लग चुका था, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि उनको उनका सियासी हिस्सा नहीं मिल रहा, सियासी हकूक़ नहीं मिल रहे। सो दे डिसाइडेड टू मेक अ पॉलिटिकल मैकेनिज़्म। अब उन्होंने फैसला लिया कि हम लोग जो है सियासी अपना जो है मैकेनिज़्म बनाएंगे, एंड दिस प्रूव्स, अब ये चीज़ साबित कर रही है, अब सीधा सा देख लें कि दैट द पाकिस्तान मूवमेंट वाज बेसिकली अ पॉलिटिकल मूवमेंट बट नॉट रिलीजियस। मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि नहीं भाई पाकिस्तान मूवमेंट जो था वो एक रिलीजियस मूवमेंट था, तो आप उससे कह सकते हैं कि 1892 को ही देख लें कि हाउ मुस्लिम्स वर इग्नोर्ड इन इलेक्शंस, इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस। सच सिचुएशन कैन make it more difficult for those who have been living in as a minority in India। भाई वो माइनॉरिटी की तरह रह रहे थे, अब उनको अगर आप ऑपरेस करेंगे तो एटलीस्ट वो वॉइस तो राइज करेंगे ना, आवाज़ तो उठाएंगे, और अगर आवाज़ उठाएंगे तो क्या पॉलिटिकल हकूक़ नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। अब आप ये खुद यहाँ पे सोचें कि कहाँ पे रिलीजन का जिक्र हुआ है, मुझे तो मैंने तो कभी नहीं देखा। अच्छा ये देख लें कि जब भी मैं अपने लेक्चर को एंड करूँगा तो इस तरह से डबल लाइन प्लस इनको इस तरह से बंद कर दूँगा, तो यहाँ पे जो है टॉपिक एंड हो गया। आगे हम लोग जो है दूसरा एक टॉपिक पढ़ेंगे जो आपने हर लेक्चर को शुरू से लेके एंड तक देखना है। जो भी कुछ मसला हो आपने कमेंट्स में बता देना है, इम्पोर्टेंट हुआ तो मैं जवाब ज़रूर दूँगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इस कंप्लीट लेक्चर को देखना है, लास्ट की एनालिसिस एमसीक्यूज़ वगैरह भी देखने हैं, क्योंकि मेरे लेक्चर का जो हर लेक्चर का जो एक एंड होता है वो एंड जो है नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट के साथ कनेक्टेड होता है। अगर आपको उसके पहले वाला अभी वाला अगर आपको लेक्चर आपने नहीं देखा तो जो नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा वो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड लक फॉर योर न्यू टॉपिक। थैंक यू।